सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी वक्तव्य हम आपके समक्ष रखेंगे। भारतीय संविधिक आयोग के समक्ष बाबा साहब का एक क्रांतिकारी वक्तव्य होता है। बाबा साहब बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से बोलते हुए यहाँ पर 29 मई 1928 को क्या कुछ कहते हैं, उसी के क्रम में अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष आजकल प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 में पेज नंबर 148 से शुरू करेंगे और 159 तक अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। बाबा साहब क्यों चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू हो। मनोनयन प्रणाली को बाबा साहब यहाँ पर नकार देते हैं, जबकि चुनाव के सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब मांग करते हैं चुनाव के सिद्धांत को लागू करने के लिए मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तब यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कुछ कठिनाइयों को बताया जाता है, जिनमें 2 कठिनाइयाँ प्रमुख रूप से रखी जाती हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के गठन में कठिनाई और पर्याप्त संख्या में मतदान प्राप्त करने में कठिनाई। आखिर इन दोनों कठिनाइयों को बाबा साहब किस नज़रिए से लेते हैं, इन दोनों कठिनाइयों का क्या समाधान निकालते हैं, आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। आप आज के ही अम्बेडकर संदेश में जानेंगे बाबा साहब के नज़र में मताधिकार का अर्थ क्या होता है। बहुत ही सटीक और शानदार अर्थ बाबा साहब मताधिकार का रखते हैं। मेरे साथियों, यदि आप जानते हैं कि मताधिकार का क्या अर्थ है, तो आप हो सकता है इस अम्बेडकर संदेश को स्किप कर दें, लेकिन मताधिकार का अर्थ अगर बाबा साहब के शब्दों में आपको जानना है तो आज के अम्बेडकर संदेश को आप अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। निर्वाचन प्रणाली और विधायिका में प्रतिनिधित्व की बात भी आज के ही अम्बेडकर संदेश में हम करेंगे। मेरे साथियों, ये 1928 का जो घटनाक्रम है आप जानते हैं। साइमन कमीशन को हिंदुओं और कांग्रेसी लोगों ने ये बात कहा था कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था, जबकि बाबा साहब ने यहाँ वेलकम किया है और वेलकम करने के साथ उनके समक्ष एक वक्तव्य प्रस्तुत किया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वो रिपोर्ट आज के अम्बेडकर संदेश उसी का हिस्सा है, हम यूँ कह सकते हैं। तो आज का अम्बेडकर संदेश BBAIC अर्थात बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में, कहते हैं कि सभा मनोनयन की सिद्धांत का विरोध करती है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात बाबा साहब करते हैं कि ये सभा जो है वो मनोनयन के सिद्धांत का विरोध करती है और आग्रह करती है कि दलित जातियों के लिए निर्वाचन का सिद्धांत लागू किया जाए। निर्वाचन न केवल उत्तरदायी सरकार की दृष्टि से सिद्धांतता ठीक है, बल्कि राजनीतिक शिक्षा की दृष्टि से व्यवहार रूप में आवश्यक है। हर जाति को राजनीतिक शिक्षा का अवसर मिलना ही चाहिए और उसे प्राप्त करने का अच्छा तरीका यही है कि मतदान का उपयोग किया जाए। इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाए कि किसी अन्य जाति की अपेक्षा जिन दलित वर्गों को ऐसी शिक्षा की अधिक जरूरत है, उन्हें ही इस बात का अवसर न मिल सके कि वे भारत के तेजी से विकसित हो रहे राजनीतिक जीवन में हिस्सा न ले सकें। मंत्रित्व एक अति महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है और दलित वर्ग उसे गंवाना नहीं चाहते। यानी कि बाबा चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, दलित वर्ग के लोग यहाँ पर मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने और उन्हें विशेषाधिकार मिले। राजनीतिक सुधारों को लागू करने से उन्हें कोई बड़ा लाभ तभी मिल सकता है जब उन्हें देश के मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हो सके, जहाँ से वे सरकारी नीति पर प्रभाव डाल सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं, सिर्फ सांसद विधायक बनने से कोई लाभ नहीं है जब तक कि वो उस कार्य में प्रभाव न डाल सकें जो समाज सेवा के लिए है, लोगों के लिए है। और वो वही कर सकता है जब मंत्री कोई बनता है तो उसको पावर हाथ में आ जाता है। बाबा साहब चाहते थे कि हमारे समाज के, हमारे दलित वर्ग के लोग विधायक बने, सांसद बने, लेकिन साथ साथ मंत्री भी बने, मंत्रिमंडल में भी उनको शामिल किया जाए। बाबा साहब कहते हैं ये अवसर उन्हें तभी मिल सकेगा जब उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले। उत्तरदायी सरकार के अधीन मनोनीत सदस्य पद के अयोग्य बने रहेंगे। मनोनयन की प्रणाली जो दलित जातियों को इस अधिकार से वंचित रखती है, स्वयं ही निंदनीय है। यानी कि मनोनयन प्रणाली को बाबा साहब पूरी तरह से नकार देते हैं, यहाँ तक कि उसको निंदनीय बता देते हैं। मेरे साथियों, दलित जातियों के लिए चुनाव के सिद्धांत को लागू करना चाहते थे बाबा साहब, लेकिन चुनाव लागू करने के बारे में 2 आपत्तियां उठाई जाती हैं। बाबा साहब कहते हैं ये 2 आपत्तियां कौन सी हैं,
तो पहली आपत्ति की बात यहाँ पर बाबा साहब करते हैं, कहते हैं निर्वाचन क्षेत्रों के गठन में कठिनाई। सभा का विचार है कि यह आपत्ति गंभीर नहीं है क्योंकि उसमें ईमानदारी नहीं है। यदि निर्वाचन क्षेत्रों में गठन के मामले में कोई ऐसी कठिनाई है जिसके कारण सरकार को दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व के मामले में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन को तरजीह देनी पड़ी, तो ये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार और किस बूते पर सरकार ने मुसलमानों और यूरोपियों के लिए निर्वाचन का सिद्धांत लागू किया। ये समुदाय भी दलित वर्गों की अपेक्षा कम बिखरे हुए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता जिसमें मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। इसलिए तर्क की दृष्टि के उपरोक्त बात को बेहुदा नहीं कहा जा सकता। फिर भी बंबई सरकार ने अपनी सद्भावना का परित्याग करते हुए जब उसे लगा कि समरूप निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना असंभव है तथा कथित दलित वर्गों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के गठन के बारे में इन सभी कठिनाइयों का समाधान सभा द्वारा तैयार की गई प्रतिनिधित्व की योजना में कर दिया गया है। अतः अब इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मनोनयन के सिद्धांत का स्थान निर्वाचन का सिद्धांत ले लें। पर्याप्त संख्या में मतदान प्राप्त करने में कठिनाई। दूसरी जो कठिनाई यहाँ पर बाबा साहब ने कही कि जब हम चुनाव के सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं तो दो आपत्तियां उठाई जाती हैं। पहली हमने आपको विस्तार से बताई है, निर्वाचन क्षेत्रों के गठन में कठिनाई, और दूसरी बाबा साहब कहते हैं कि पर्याप्त संख्या में मतदान प्राप्त करने में कठिनाई। तब बाबा साहब इस बारे में कहते हैं कि क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में इतनी संख्या में मतदाता होंगे जो परिषद में दलित वर्गों के निर्वाचन को वास्तविक निर्वाचन का रूप दे सकते हैं। मनोनयन के स्थान पर निर्वाचन को स्थान दिए जाने में कठिनाई बताते समय प्रायः ये सवाल उछाला जाता है और इसका उत्तर ना में दिया जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि कठिनाई होगी यदि यह निश्चय किया जाए मताधिकार की वर्तमान सीमा को छेड़ा नहीं जाएगा, और जब तक आज जैसी सीमा बनी रहती है सभा को स्वीकार करना ही होगा कि दलित वर्गों में निर्वाचकों की संख्या अति अल्प होगी। इसे उत्तरदायी सरकार को मजाक बना दिया है। इसका अर्थ है कि 7 लाख लोगों की अल्पसंख्या को मजाक बना दिया है। 7 लाख लोगों की अल्पसंख्या को वर्तमान मताधिकार के अधीन मतदाता होने का सौभाग्य प्राप्त है और वे 2 करोड़ लोगों की समूची प्रेसिडेंसी पर हुकूमत करें। ऐसी स्थिति स्पष्टता रद्दी और भद्दी है और इसे भविष्य में जारी नहीं रखा जा सकता। यदि ऐसी उत्तरदायी सरकार हो जो न केवल नाम की हो बल्कि काम की भी हो। लगता है मताधिकार के प्रश्न पर उसी वर्ग ने समुचित आग्रह नहीं किया है जो सुधारों की मांग के बारे में सबसे ज्यादा ढोल पीटता रहता है। कहा जाता है कि इस वर्ग का लक्ष्य तो लोकतंत्र है, लेकिन यदि सच बात बताई जाए तो वर्मा सरकार के शब्दों में वे मुख्यतः लोकतांत्रिक संस्थाओं के पक्षधर इसलिए हैं कि वे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र से अपील कर रहे हैं। लोकतंत्र की उनकी ये अपील समुचित नहीं है क्योंकि वे जनता की उपेक्षा करते हैं। सुधारों में इनके मुख्य हितों का लक्ष्य वे अधिकार होते हैं जिन्हें वे कार्यपालिका पर जमाने की आशा करते हैं। उनकी मांग का मूल आधार यह होता ही नहीं है कि ग्रामीण मतदाता सच्चे अर्थ में व्यापक मताधिकार और उत्तरदायी मतदान का प्रयोग कर सके। जब तक वांछित नियंत्रण के लिए उनका अपना वर्ग विधायी पार्षद प्रदान करता रहेगा, उनके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है कि वे अल्पसंख्यक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करें या बहुसंख्यकों का। भले ही मताधिकार के प्रश्न पर भारतीय राजनेताओं के मतभेद का ये सही मूल्यांकन हो या ना हो, पर तथ्य यह है कि सत्ता के हस्तांतरण के प्रश्न के मुकाबले मताधिकार का प्रश्न कांग्रेस राजनीति में बड़ा ही गौड़ स्थान रखता है। सभा की राय है कि कांग्रेसी राजनेताओं का ये रवैया मताधिकार और सत्ता के हस्तांतरण के प्रश्न के बीच सच्चे संबंध के नितांत प्रतिकूल है। ये मानना ही पड़ेगा। भारत सरकार का कथन है कि जो शक्तियां इस समय प्रशासन को संभाले हुए हैं उन्हें तभी हटाया जा सकता है जब उनका स्थान लेने के लिए संतोषजनक व्यवस्था हो जाए। उसे वे सभी क्षेत्र स्वीकार करेंगे जो स्थिति के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। अब जाहिर है कि ये विकल्प तो निर्वाचक ही होंगे। इससे इन निष्कर्ष निकलता है कि देश की सरकार को कितना और किस प्रकार का दायित्व सौंपा जाए। ये बात निर्वाचकों की संख्या पर निर्भर करेगी। मताधिकार का यह प्रश्न इतना अहम है कि केवल इसी के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण कितना हो। अतः मताधिकार कैसा हो यह एक अति महत्वपूर्ण सवाल है।
फिलहाल इसे जिस प्रकार तय किया जा रहा है उसके बारे में सभा बताना चाहती है कि उत्तरदायी सरकार के मुख्य लक्ष्य की नितांत उपेक्षा की गई है। मताधिकार का अर्थ है सहजीवन की शर्तों को तय करने का अधिकार। मताधिकार का अर्थ है सहजीवन की शर्तों को तय करने का अधिकार। मेरे साथियों, मताधिकार का अर्थ ये बाबा साहब के शब्दों में है, इसको हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। हम सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, हमें मताधिकार का अर्थ ध्यान रखना होगा। मताधिकार का अर्थ है सहजीवन की शर्तों को तय करने का अधिकार। इसके अलावा और कोई अर्थ मताधिकार का नहीं हो सकता। बाबा साहब पुरजोर तरीके से इस बात को कहते हैं। यदि मताधिकार का यह अर्थ है तो उसके अनुसार यह अधिकार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिनके पास सौदेबाजी की अधिक शक्ति नहीं है और उन्हें इस बात का खतरा है कि उनसे शक्तिशाली शक्तियों द्वारा सहजीवन की शर्तें इस प्रकार तय की जाएं कि वे उनके प्रतिकूल हों। यदि ये सच है तो प्रतिनिधि सरकार के औचित्य का तकाजा है कि यदि मताधिकार का ठीक अर्थ लगाया जाए तो उसकी सीमा इतनी नीची हो कि उस तक समाज के निर्धन तथा दलित वर्गों के बहुसंख्यकों की पहुंच हो। वास्तव में केवल वयस्क मताधिकार ही मताधिकार की वह प्रणाली है जो उस शब्द के सही अर्थ के अनुरूप हो सकती है। एक बार पुनः यहाँ पर हम आपको बता दें, वयस्क मताधिकार को लेकर बाबा साहब पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हैं, किसी तरह का यहाँ पर असमंजस की स्थिति में नहीं है। आज जो हम सभी को वोट का अधिकार मिला है, राइट टू वोट मिला है मेरे साथियों, एक समय ये वयस्क मताधिकार नहीं था। दलितों के लिए तो खास कर मत देने का अधिकार नहीं था। तो आज अगर हमें वोट देने का अधिकार मिला है तो हमें इसकी अहमियत को समझना होगा। कितना संघर्ष किया है बाबा साहब ने वयस्क मताधिकार के लिए, और ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि यदि विधान परिषद के लिए मताधिकार की सीमा उसी स्तर पर निश्चित कर दी जाए जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका स्थानीय बोर्ड के लिए है और प्रेसिडेंसी के शहरी इलाकों में वह 3 रुपये प्रतिमाह का किराया हो। सरकार प्रायः ये आशंका करती रही है कि यदि मताधिकार की सीमा को इतना कम कर दिया जाएगा तो उसमें प्रबुद्ध लोगों का एक बड़ा वर्ग आ जाएगा। ये आशंका निराधार है। ये जरूरी नहीं कि विशाल संपत्ति वाला अज्ञानी न हो, न ही ये जरूरी है कि नितांत निर्धन व्यक्ति में ऊंचे दर्जे की बुद्धिमत्ता न हो। संपत्ति भी कुशाग्रता को कुंठित कर सकती है। दूसरी ओर निर्धनता बुद्धि को कुशाग्र बनाती ही है और प्रायः उसे ऐसा करना ही चाहिए। अतः सरकार का यह आग्रह है कि अनपढ़ों को रोकने के लिए विशाल संपत्ति की योग्यता होनी चाहिए। अंधविश्वास के सिवाय और कुछ नहीं है। इस अंधविश्वास को सदा सर्वदा उच्च वर्गों तथा सरकार ने पनपाया है ताकि जनता जनार्दन अपनी सरकार का गठन करने के अधिकार से वंचित रहे। निर्वाचन प्रणाली के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की यह राय है कि जहां तक दलित वर्गों का संबंध है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र चुनाव का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी ओर सभा ये भी नहीं चाहती कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल हो। उसकी राय में इतना पर्याप्त होगा कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था कर दी जाए। देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब कहते हैं कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था कर दी जाए। जहां तक दलित वर्गों में से निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का संबंध है, सभा आग्रह करेगी कि आवासीय शर्त को पूर्णतः रद्द कर दिया जाए और निरपेक्ष की शर्त में आंशिक छूट दे दी जाए। मेरे साथी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवासीय शर्त है, आवास होना चाहिए उस क्षेत्र में, तब बाबा साहब इसको हटाने की बात करते हैं मेरे साथी। यानी कि हर स्तर पर बाबा साहब चाहते हैं कि हमारे दलित वर्गों को यहाँ पर निर्वाचन में आरक्षित सीटें मिले। सामान्य क्षेत्र में आरक्षित सीट प्राप्त करने की बाबा साहब वकालत करते हैं। विधायिका में प्रतिनिधित्व की बात बाबा साहब करते हैं और कहते हैं कि सभा सादर इस बात का विरोध करती है कि 1919 में विधायिका में दलित वर्गों के अधिकार को मान्यता नहीं दी गई। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया, उसमें विधायिका में दलित वर्गों के अधिकार को मान्यता नहीं दी गई। जो महत्वपूर्ण मामले सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में अथवा कुछ मामले प्रांतीय सरकारों के लिए आरक्षित हैं, उनमें भारत सरकार का अब भी सर्वोच्च नियंत्रण है। हस्तांतरित विषयों के बारे में भी उसे निरीक्षण का अधिकार है। अतः यह जाहिर है कि ऐसे विशाल अधिकारों के बारे में दलित वर्गों की भी कोई आवाज होनी चाहिए
और सभा मांग करेगी कि बंबई प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के 3 सदस्य ऐसे हों जिन्हें स्थानीय विधान परिषद में उनके प्रतिनिधि विधायिका के लिए चुने। मेरे साथियों, इतना क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश आज रहा है जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बाबा साहब बैस मताधिकार की मांग करते हैं, किस तरह से मताधिकार का अर्थ बताते हैं और किस तरह से निर्वाचन प्रणाली और विधायिका प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। आज का अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी साथी जो अंत तक इस अंबेडकर संदेश को वाच किया है, सुना है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। मताधिकार का क्या अर्थ है बाबा साहब के शब्दों में? आपको बताना है कि मताधिकार का अर्थ बाबा साहब के शब्दों में क्या है और यही आज के अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी है और इसलिए इसे जन जन तक पहुंचाना हम सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से एक सार्थक कदम उठाएंगे और सभी अंबेडकरवादी साथियों को, बुद्धवादी साथियों को ये अंबेडकर संदेश जरूर पहुंचाएंगे, शेयर अवश्य करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।